बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल आप सब ड्रामा सीरियल दिल-ए अर्तुगरुल देख रहे होंगे। नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल को देखने के बाद एक सवाल जो हर जहन में उठता है वो ये है कि आखिर मुसलमानों की सबसे बड़ी खिलाफत की बुनियाद कैसे रखी गई। वो कौन था जिसने अर्तुगरुल गाजी के ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। इन तमाम सवालात के जवाब आपको आज की वीडियो में दूंगा और अपनी अगली वीडियो में आपको खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल की मुकम्मल दास्तान से आगाह करूंगा। इससे पहले अगर आपने मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन मोहतरम, खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तुगरुल का पोता और उस्मान गाजी का बेटा और खान था। तुर्की से आर खान भी कहते हैं। और खान 1288 में सुगूत में पैदा हुआ और इसका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा। अर्तुगरुल गाजी अपने पोते को बड़े शौक से अपनी फतुहात के किस्से सुनाया करते थे। वो अक्सर किस्सा सुनाते सुनाते जमीन पर तलवार से दुनिया का नक्शा बनाते और खान से कहते कि जाने पिदर, तुमने ये सारे इलाके फतह करने हैं। अगर तुम ये ना फतह कर सको तो अपने बेटों को मेरी कब्र पर लाना और उन्हें बताना कि यहाँ एक ऐसा शख्स मदफून है जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा करता था। दादा की बात और खान के ज़हन पर नक्श हो गई। 1288 में अर्तुगरुल इंतकाल कर गए और खान की उम्र इस वक्त 7 साल थी। वो जवान होने तक रोज दादा की कब्र पर हाजिरी देता और कब्र के सराहने खड़े होकर दादा का ख्वाब दोहराता। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सुगूत के दाएं बाएं मौजूद किले फतह करता रहा। सन 1300 में इलाके की चारों बड़ी रियासतें ज़वाल पजीर हो गई थी। सल्जूक सल्तनत खत्म हो गई, अयूबी सल्तनत कमजोर हो रही थी, जबकि बाज़ंटाइन अंपायर की ईंटें भी गिर रही थी और मंगोलों का तूफान तो चीन तक सिमट कर रह गया था। एशिया कूचक में इस वक्त गिरे हुए किलों, खाक उड़ाते शहरों, बिखरे महलात और गुजरे वक्त के नोहों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मौजा देखे कि इसी खून अशाम दौर में दो नई ताकतें पैदा हो गईं। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म लिया और तुर्की में अर्तुगरुल का खानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और आर खान दोनों के दौर में ज्यादा फर्क नहीं है। अमीर तैमूर ने और खान के पोते बायजीद यल्दरम को 1402 में अंगूरा अनकरा में शिकस्त दी थी। ये दोनों ताकतें बहरान में उभरी और देखते ही देखते तारीख बन गई। और खान ने 1326 में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद इख्तिदार संभाला और उस्मानी सल्तनत इस वक्त सुगूत से शुरू होती थी और 100 किलोमीटर बाद बोरसा जाकर खत्म हो जाती थी। लेकिन और खान ने इसके बावजूद न सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आइन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया। ये और खान था जिसने अपने दादा अर्तुगरुल की दास्तान लिखवाई और इसके नाम का सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का है जो आगे चलकर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल का मुहर्रक बना। अर्तुगरुल खानदान ने फैसला किया था कि ये इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनका फोकस बाज़ंटाइन अंपायर होगा, लिहाजा ये सिर्फ इन्हीं के किलों पर हमला करते और इन्हें फतह करते। और खान ने बोरसा के बाद अजनीक, अजमीत और कारसाई के किला फतह कर लिए। आप अर्तुगरुल में बार बार निकोसिया, नोमेदिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि नोमेदिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे और खान ने यह भी फतह कर लिए। इसके बाद साबिक सल्जूक रियासत की शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया भी ले लिया। फिर ये आज के तुर्कमानिस्तान की तरफ मुड़ गया और इसका खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बाज़ंटाइन हुकूमत इससे बहुत घबराती थी, चुनाचे बाज़ंतीनी बादशाह जॉन 6 ने इसके साथ अमन मुआहिदा किया और अपनी साहबजादी थियोडोरा इसके अकद में दे दी। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने गैलीपोली और अनकराब को फतह कर लिया। इसने गवर्नर्स का अपना एक मॉडल भी तख्लीक किया। इसने रियासत को मुख्तलिफ जिलों में तकसीम किया और हर जिलेदार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से इनके जिले को संजाक कहा जाता था। इसने जिलादारों को अपनी फौज बनाने, इलाके फतह करने और टैक्स जमा करने का इख्तियार भी दे दिया था। इस हिकमत अमली की वजह से इसकी फौज भी मजबूत हो गई और अवाम भी खुशहाल हो गए। इसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे, कारवान सराय बनवाए और एशिया कुचक का पहला हुक्मरान था जिसने बोरसा में यूनिवर्सिटी बनवाई। और खान के बाद इसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना और इसने सल्तनत उस्मानिया को हकीकतन सल्तनत उस्मानिया बना दिया। मुराद 30 साल हुक्मरान रहा और इन 30 बरसों में 24 साल मैदान जंग में रहा। इसका रिकॉर्ड था कि इसने आज तक कोई जंग नहीं हारी। इसने बल्गारिया, सर्बिया, मकदूनिया फतह कर लिए। इसकी आखिरी जंग कोसोवो में हुई थी और पूरे यूरोप की फौजें इकट्ठी होकर इसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरी, लेकिन इसने इस मुश्तरका फौज को भी खाक चटवा दी। वो 1389 में कोसोवो की जंग के दौरान जख्मी होकर इंतकाल कर गया। मुराद अव्वल के मरने की खबर फैली तो पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और तमाम कलीसाओं की घंटियां बजाई गई। मुराद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत के रकबे में 5 गुना इजाफा किया। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों की फतुहात के बावजूद मुराद अव्वल के इंतकाल तक सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित थी और ये रकबा आज की रावलपिंडी डिवीजन से भी कम था। ये थी सल्तनत उस्मानिया 4 नस्लों की कुर्बानी के बाद। ये हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, उनकी बुनियादों तक में 4-4 नस्लें खप जाती हैं। आप ईरान से लेकर वियना तक का सफर करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर बाद कोई ना कोई मजार, कोई ना कोई कब्रिस्तान जरूर मिलेगा और इस कब्रिस्तानों में आपको कोई ना कोई तुर्गत, कोई ना कोई अब्दुर्रहमान, कोई ना कोई सामसा और कोई ना कोई बामसी मिलेगा। वियना के मज़ाफात और बदापिस्ट की पहाड़ियों तक तुर्क कब्रिस्तान है और हर कब्र के सहाने कलमा शहादत लिखा है। रियासतों को रियासत बनाने में नस्लों का लहू और हड्डियां खर्च होती हैं। फिर कहीं जाकर इनके झंडे अक़वाम आलम के दरमियान लहराते हैं। खिलाफत उस्मानिया की रगों में भी अर्तुगरुल की
18 नस्लों और 36 सुल्तानों का लहू शामिल हुआ और फिर कहीं जाकर अर्तुगरुल आज की नस्ल तक पहुंचा। फिर कहीं जाकर दुनिया ने तस्लीम किया कि तुर्क सिर्फ तुर्क होते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अर्तुगरुल की नस्ल के बारे में क्या खूब कहा था। इसने कहा कि दुनिया की हर फौज किसी न किसी स्टाइल में लड़ती है, लेकिन तुर्क सिर्फ तुर्कों के स्टाइल में लड़ते हैं। अर्तुगरुल की नस्ल ने सिर्फ तलवारों और घोड़ों में कमाल हासिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने दुनिया को ब्यूरोक्रेसी, आर्किटेक्चर, लाइफस्टाइल और फौज साजी का मॉडर्न फन भी दिया। उस्मानी सुल्तान मशरकी यूरोप के ईसाई बच्चों को गोद लेते और इनको आला तालीम दिलाते और जब बड़े हो जाते तो इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल कर देते। ये बच्चे रिश्तेदारों की मजबूरियों से पाक होते थे, चुनाचे ये पूरी जिंदगी करप्शन फ्री रहते। तुर्क फौज का एक जानसार दस्ता यानी चरी कहलाता था। ये लोग सिर्फ मरने के लिए मैदान में उतरते थे, लिहाजा ये कभी हार मानकर वापस नहीं आते थे। सुल्तान भी इनसे खौफ खाया करते थे। इनसे खौफ खाता कोई सुल्तान नाइंसाफी नहीं करता था और ना कोई गड़बड़ करता। ये बागी शहजादों के सर उतार देते, कमजोर और करप्ट बादशाहों को कान से पकड़कर तख्त से उतार दिया करते। आप कुदरत का इनाम देखिए कि अर्तुगरुल के पास खेमा लगाने और घोड़ा बांधने की जगह नहीं थी, लेकिन फिर इसकी नस्ल में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब तीन बड़े आजमों पर इनकी हुकूमत थी। इनका झंडा चीन और रूस की सरहद से लेकर ईरान, इराक, सऊदी अरब और शाम से होता हुआ मिस्र तक जाता। अर्तुगरुल की नस्ल के एक बादशाह सुलेमान दी ग्रेट की सल्तनत 20 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई। ये होती है अल्लाह की देन। इसे कहते हैं अल्लाह जब किसी पर रहम करने पर आता है तो फिर ये चरवाहों की नस्लों को भी कौमों का ताज बना देता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुखबर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।